फ्लैट शूज़ के खुर्रे और चूड़ियों के टुकड़े। इन लोगों ने मुझको बताया कि मकतूल चौधरी के मोहल्ले में ज़रा हट के एक गिरा पड़ा मकान है जिसके 1-2 कमरों की छतें गिरी हुई हैं। लाश इसके एक कमरे में पड़ी होती है। पता यूं लगता है कि जैसे मकतूल को चाकू या छुरी से मारा गया है। पेट की अंतड़ियाँ वगैरह बाहर आई हुई हैं। सुबह सवेरे एक औरत वैसे ही इस मकान के अंदर चली गई तो इसने लाश देख ली। मकतूल के घर जाके इतला की और नंबरदार को भी इतला मिल गई। मैंने मकतूल के बेटे के नाम से FIR तहरीर करवाई। ज़रूरी कागजी कार्रवाइयों के लिए इन लोगों के साथ जाए वकूआ की तरफ चल पड़ा। ये मकान थाने से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचा तो नंबरदार की अक्लमंदी देखी और इसको शाबाश दी। इसने मकान के बाहर वाले दरवाजे पर एक शख्स खड़ा कर दिया था जिसकी ड्यूटी ये थी कि किसी को अंदर न जाने दे। इस इंतज़ाम से मुझको ये फ़ायदा पहुंचा कि जाए वकूआ पे खुरे साफ रहे। नंबरदार जब इतला पर लाश देखने गया था तो इसने बच बचा कर लाश को देखा था और मकतूल के पास पसमानदगान को भी आगे नहीं जाने दिया था। थाने से रवानगी से कबल मैंने एक कांस्टेबल को दौड़ा दिया था कि वो खोजी के साथ लेकर जाए, वो कौआ पर बहुत जल्दी पहुंच जाए। मैं अकेला अंदर गया और एक मकान के खंडर था और कमरों की छतें नीचे को बैठी हुई थी और जिस कमरे में लाश थी इसकी छत एक तरफ थोड़ी सी गिरी हुई थी जिसका मलबा नीचे गिरा हुआ था। फर्श कच्चा था और इस पे इतनी मिट्टी और धूल थी कि खुर्रे बड़े ही साफ थे, इतने साफ कि नाड़ी भी इसको शनाख्त कर सके। मैंने खुर्रे देख लिए। अपने पाँव बच बच कर रखता हुआ मैं लाश के करीब गया। लाश दाएं पहलू पे पड़ी हुई थी, अंतड़ियां बाहर आई हुई थी। लाश मलबे के तकरीबन 1 फुट ऊंचे ढेर पे इस तरह पड़ी हुई थी कि इसका खून पीठ की तरफ पीछे नीचे गया था जिस तरफ खुर्रे थे। खून इधर नहीं आया, मेरा मतलब है कि खुर्रे खून से बच गए थे। इस गिरे पड़े मकान से मेरे दिमाग में एक बात आई। आजकल आबादी इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि झुग्गियों और खंडर में भी किराए पे चढ़ जाते हैं। रहाइश के लिए किसी को जगह नहीं मिलती। लेकिन मैं जिस वक़्त की बात सुना रहा हूँ इस वक़्त एक आबादी में कई मकान खाली पड़े रहते थे, किरायादार नहीं मिलता था। अक्सर मोहल्लों में इस तरह एक आध मकान का खंडर ज़रूर होता है। ऐसे खंडर में मोहल्ले का कोई बंदा जाने की जुर्रत नहीं करता था। मैंने लाश को देखा। इसको दूसरी करोड़ पे किया। कत्ल के वास्ते छुरी या चाकू जैसा आला इस्तेमाल होता था। एक जख्म पीठ पे था, एक सामने सीने में, फिर पेट चाक किया हुआ था। वहाँ हल्के सब्ज रंग की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये कांच की चूड़ियाँ थीं और शायद 3-4 थीं। तफ्तीशी कहानियों में आपने कई बार पढ़ा होगा कि जिस जाए वकूआ पे टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले वहाँ लाजमन औरत का होना सबूत होता है। यानी इस वारदात में एक औरत थी और इसकी चूड़ियाँ इस वास्ते टूटी कि इसके साथ दींगा मुश्ती की गई होगी। औरत ने अपने बचाव के वास्ते मुकाबला किया और इसकी चूड़ियाँ टूट गईं। इस चाय वकूआ पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों की मौजूदगी बताती थी कि एक औरत के साथ दस्तराजी हुई है। मैं खुर्रे देखने और समझने में कुछ तजर्बा रखता था, लेकिन खोजियों जैसा नहीं। ये तो एक ऐसा फ़न और एक ऐसी साइंस हुआ करती थी जिसके माहिर खोजी मौजूद थे। वो तो ऐसे मध्यम खुरों को भी पहचान लेते थे जिनको आमतौर पर लोग खुर्रा नहीं समझते थे और नज़रअंदाज कर देते थे। मैंने जो खुर्रे देखे इनमें से एक तो मकतूल के थे। मैंने मकतूल के पाँव में जो जूती थी इसको देख लिया था। इस जूती के खुर्रे साफ पहचाने जाते थे। दूसरे खुर्रे फ्लैट शूज़ के थे। इस ज़माने में मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी ये शूज़ पहना करते थे। दौड़ों के मुकाबले में शामिल होने वाले भी यही शूज़ पहनते थे। इनके तलवे रबड़ के होते और हमवार नहीं बल्कि खुरदरे होते थे और इन पे लंबे लहरिए जैसी उभरी हुई लकीरें होती थी। मेरा मतलब है ये फ्लैट शूज़ का खुर्रा आम जूती से बिल्कुल अलग और काबिल शनाख्त होता था। फ्लैट शूज़ का साइज़ मर्दाना यानी कि बड़ा था।
बड़ा ना होता तो भी ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये किसी आदमी का खुर्रा है। फ्लैट शूज़ सिर्फ आदमी पहना करते थे, किसी औरत ने कभी फ्लैट शूज़ नहीं पहने थे। कस्बों में आमतौर पे औरतें देसी जूती, जनाना गरगाबी या स्लीपर ही पहनती थी। मैं वहाँ जनाना पाँव का खुरा ढूंढने लगा, लेकिन ऐसा कोई खुरा नजर न आया। ये हैरत वाली बात थी, इस वास्ते के चूड़ियों के टुकड़े एक औरत की मौजूदगी को जाहिर करते थे। मैंने बहुत कोशिश की, फर्श पे झुक झुक कर भी देखा, लेकिन जनाना खुरा न मिला। वहाँ फर्श पे खुर्रे थोड़ी सी जगह पे आपस में गुडमुड भी हुए थे। मलबे के छोटे ढेर की दूसरी तरफ ऐसे गुडमुड खुर्रे ज़्यादा थे। मुझको ये समझने में ज़रा जितनी भी मुश्किल पेश न आई कि यहाँ कातिल और मकतूल की हाथापाई हुई है, फिर मकतूल कत्ल हो गया। मैं खुर्रों का मुअम्मा हल करने की कोशिश में परेशान हो रहा था कि खोजी आ गया। वो अधेड़ उम्र आदमी अपना इस फन को बहुत ही माहिर था। मैंने इसको ये खुर्रे दिखाए और चूड़ियों के टुकड़े दिखाकर कहा, यहाँ एक औरत का खुर्रा लाजमन होना चाहिए। खोजी इस कमरे से निकलकर बाहर सहन में चला गया और बाहर वाले दरवाजे तक गया। इस दरवाजे से नंबरदार अंदर आया था। मकतूल का बेटा और बीवी भी सहन में से गुजरी थी और फिर मैं भी सहन में से गुजर कर अंदर आया था। लेकिन खोजी ने मुझको बाहर बुलाकर दिखाया कि मकतूल और फ्लैट शूज़ वाला आदमी अंदर आए थे। वो वापस सिर्फ फ्लैट शूज़ वाला ही गया। इनमें से तीसरा कोई खुर्रा नहीं। मकतूल की दोनों बीवियों के खुर्रे शहर में पाए थे और खोजी ने इन औरतों की जूतियां देखी। खोजी फिर अंदर आ गया। इसने घुटनों के बल फर्श पे होकर और झुककर भी देखा। इसने कोई जनाना खुर्रा नजर नहीं आया। आखिर इसने अपना आखिरी फैसला दे दिया कि इस मकान में कोई औरत नहीं आई। मकतूल की दोनों बीवियों के खुर्रे सहन में देखे खोजी ने फौरन कह दिया था कि ये औरतों के खुर्रे हैं, हालांकि इसको किसी ने नहीं बताया कि यहाँ 2 औरतें आई थीं। अब एक और बड़ा खास चीज़ नोट करें। लाश के करीब 5 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ था। मकतूल ने कमीज़ और शलवार पहन रखी थी और कमीज़ की एक जेब ऊपर सीने पर थी और दूसरी जेब दाएं तरफ पहलू वाली जेब में थी। मैंने दोनों जेबों की तलाशी ली। ऊपर वाली जेब से कुछ न मिला। पहलू वाली जेब में हाथ डालने लगा तो मेरा हाथ रुक गया। ये इस वास्ते रुक गया कि जेब के अंदर थोड़ी सी बाहर आई हुई थी। साफ पता लगता था कि इस जेब में से किसी ने हाथ डाला है और इसमें जो कुछ था वो निकाला है। जेब थोड़ी बाहर आ गई है। 5 रुपए का नोट लाश के करीब पड़ा था, जिससे ये जाहिर होता था कि मकतूल की जेब में से नोट निकाले गए थे और जल्दी में 5 का नोट गिर पड़ा, जो अंधेरे में इस शख्स को नजर नहीं आया। इससे ये शक होता था कि मकतूल को लूटने के वास्ते कत्ल किया गया था और रकम ज़्यादा होगी। लेकिन ये ख्याल आ गया कि मकतूल की कलाई पर बड़ी कीमती घड़ी बंधी हुई थी और एक सोने की वजनी अंगूठी बाएं हाथ की एक उंगली में थी और एक अंगूठी दाएं हाथ की एक उंगली में। कातिल का मकसद अगर लूटना होता तो इतनी कीमती घड़ी और इतनी वजनी सोने की 2 अंगूठियां कभी भी ना छोड़ता। इस सूरत में ये भी देखने वाली बात थी कि औरत का यहाँ क्या काम था, फिर ये कि चौधरी को कत्ल क्यों किया गया। फिर मैंने देखा कि मकतूल के कपड़े से साफ पता लगता था कि इसने बदकारी नहीं की। ऐसा हो सकता है कि मकतूल इस जगह एक औरत के साथ नाज़ेबा हरकतें कर रहा था और अचानक इस औरत का हावन या कोई भाई वगैरह आ गया और इन्हें पकड़ लिया। इसकी जेब में चाकू होगा जिससे इसने चौधरी को कत्ल कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस औरत को जिंदा क्यों छोड़ दिया। हो सकता है औरत भाग गई हो। अपनी किसी बहू, बीवी या बेटी को रात के वक्त किसी जगह को किसी गैर आदमी के साथ देख के इश्तियाल पैदा होता है और इंसान को ऐसा पागल कर देता है कि वो सिवाय कत्ल के कुछ और सोच नहीं सकता। इसी वास्ते कानून में फौरी इश्तियाल के तहत कत्ल की सज़ा बहुत थोड़ी रखी गई है। इस ज़हनी हालत में कातिल को मकतूल का माल लूटने जैसी, यानी कि इसकी जेबें खाली करने की होश नहीं होती। यहाँ फिर वही बात सामने आई है कि चूड़ियों के टुकड़ों के सिवा किसी औरत की वहाँ कोई निशानी नहीं थी। फ्लैट वाले खुर्रे यकीनी तौर पर किसी मर्द के थे,
کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔